यहाँ पे एक सम है, रेन लिमिटेड परचेज अ मोटर वैन एंड हायर परचेज फ्रॉम स्टॉर्म लिमिटेड। तो रेन लिमिटेड एक मोटर वैन खरीदा है स्टॉर्म लिमिटेड से। द टर्म्स ऑफ पेमेंट वेयर 23,000 ऑन डिलीवरी, 11,700 at the first end year, 10,800 at the end of the second year and 9,900 at end of the third year। यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन में जो गायब है वो है सीपी, कैश प्राइस। आपको इंटरेस्ट रेट बोला है, इंटरेस्ट रेट दिया है, हाँ इंटरेस्ट रेट दिया 10% और डिप्रिसिएशन भी दिया 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहले गुड इवनिंग किरण, हम एक सम रीड करना स्टार्ट किए थे। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आज दो सम आपका नॉर्मल मेथड का, एक एचपी डेटा का और दो स्टॉक डेटा मेथड का कर सकेगा कम से कम। तो देखो आप एक सम पढ़ रहे हैं, रेल लिमिटेड है, परचेज किया एक मोटर वैन, यानी ये कंप्लीट रिपोजिशन का सम है। कल उस दिन पार्शियल रिपोजिशन किए थे, आज एक कंप्लीट रिपोजिशन का सम कर रहे हैं। तो एक मोटर वैन खरीदा है 1/1/2010 को। इसका क्या बोला, टर्म्स ऑफ पेमेंट 23,000 ऑन डिलीवरी, मतलब ये डाउन पेमेंट है। 11,700 फर्स्ट ईएमआई, 10,800 सेकेंड ईएमआई और 9,900 थर्ड ईएमआई। आपको बोला 10% डिप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे और 10% इंटरेस्ट का रेट है। इस क्वेश्चन में मेन चीज गायब है, कैश प्राइस। तो सबसे पहले वही निकालना मेन प्रायोरिटी होगा। कैश प्राइस कैसे निकलेगा, उल्टा मेथड से, क्योंकि जब सीपी गायब हो उल्टा मेथड यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले थर्ड ईएमआई से चालू होगा सब। थर्ड ईएमआई देना है हमको 9,900 का, यानी थर्ड ईयर के एंड में 9,900 रुपया देना है। तो 9,900 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 900 रुपया। तो 9,900 रुपया देना है, उसमें अगर 900 रुपया इंटरेस्ट है तो बाकी 9,000 कैश प्राइस है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर का ईएमआई प्लस ये 9,000 रुपया भी तो देना है थर्ड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का ईएमआई कितना था मेरा, 10,800। तो 10,800 प्लस 9,000 रुपया देना है हमको, 10,800 प्लस 9,000 रुपया देना है हमको, तो टोटल देना है 19,800 रुपया। 10,800 प्लस 9,000, ये अगेन डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो आपका फिगर निकल कर आएगा, हाँ 1,800। तो 1,800 आपका अगर इंटरेस्ट है तो कैश प्राइस कितना है, 19,000 में से 1,800 अगर गया तो 18,000। यस सर। तो 18,000 आपका सेकेंड ईयर के एंड में कैश प्राइस है। अब आ जाओ फर्स्ट ईयर में, फिर फर्स्ट ईयर का ईएमआई आपका 11,700 का प्लस 18,000 का ये पूरा पेमेंट बाकी पड़ा है सेकेंड और थर्ड ईयर का मिला के। अगेन इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो 11,700 प्लस 18,000 मतलब 29,700 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, 2,700 रुपया आएगा। तो 29,700 में से 27,000 का इंटरेस्ट अगर हटा दोगे तो 27,000 आपका कैश प्राइस आ रहा है। प्लस आप बोले थे डाउन पेमेंट दे रहे हो 23,000, तो 27 प्लस 23 यानी 50,000 का एसेट है। सीपी वैल्यू 50,000। अब ये सम बहुत सिंपल है, हम सीपी वैल्यू लिख दिया 50,000, पहले साल का डिप्रिसिएशन 5,000, तो मेरा बैलेंस सीडी बचा 45,000। फिर सेकेंड ईयर का बिगनिंग में 45,000, उसका 10% डिप्रिसिएशन क्योंकि डब्ल्यूडीबी मेथड पे है, तो 4,500 रुपया, तो मेरा वैल्यू बचेगा 45,000 माइनस, तो 40,500। थर्ड ईयर में फिर 40,500, उसका डिप्रिसिएशन 4,050। अब एक बार रुक जाओ, अब एक बार यहीं पे स्टॉप करोगे और वेंडर अकाउंट बनाओगे। वेंडर को देना था 50,000, हाथों हाथ दे दिए थे 23,000, तो अब भी कितना देना और 27,000, तो उसका 10% इंटरेस्ट 2,700। अब पहला ईएमआई दे दिए 11,700 का, अभी भी 18,000 बच गया। फिर बैलेंस बीडी 18 लिख के, और सेकेंड इंटरेस्ट कितना था 18,000 का 10% 1,800, तो फिर 10,800 का ईएमआई दे दिया, अभी भी 9,000 पेंडिंग है। फिर यहाँ पे 9,000, उसका 10% इंटरेस्ट 900,
9,900 देना है और यही हम नहीं दे पा रहे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमको बोला है, हम ढंग से एक बार रीड करना भूल गए थे। कौन सा ईएमआई फेल किया है वो? ये ईएमआई फेल का सम्स ही नहीं, तब तो ठीक है, तब तो फिर खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सम्स था ही, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आखिरी ईएमआई भी दे दिए 9,900, अकाउंट क्लोज, और यहाँ पर भी 40,500 में से 4,050 माइनस, तो डिप्रिसिएशन 36,450। तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस नहीं दिया था शायद। हाँ, क्योंकि इसमें आपसे ये वाला मेहनत कराना चाहता था, इसलिए वो रिपोजिशन का मेहनत नहीं कराया। अगर ये एक ही मशीन होता और रिपोजिशन हो जाता सर, कोई दिक्कत नहीं था। ये 9,900 जो हम यहाँ 2 बैंक लिखे हैं लास्ट ईयर में, वो 2 बैंक नहीं लिख के 2 एसेट अकाउंट लिख देते, और एसेट अकाउंट में ले जाके इसको लिख देते 9,900। तो देखो तुम्हारे हिसाब से 40,500 का एसेट है, उसका 4,050 का अगर डिप्री माइनस करो तो तुम्हारे हिसाब से 36,450 का एसेट है। उसको वो कितना का मान के उठा के ले गया? 9,900। तो यहाँ पे लिखते 9,900 में एसेट गया, क्योंकि जब यहाँ 2 एसेट लिखे हैं तो यहाँ बाई वेंडर अकाउंट लिखते, 9,900 जो डिफरेंस होता है उसको बाई पीएल लिख देते। मतलब उतना का मेरे को लॉस लग गया। 36,450 का एसेट वो 9,900 में उठा के ले गया, जो भी लॉस आता वो यहाँ बाई पीएल लिख देते। अगर ये कंप्लीट पार्शियल रिपोजिशन, कंप्लीट रिपोजिशन होता तो, बट क्योंकि ये रिपोजिशन का सम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक सम फिर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट का करते हैं, क्योंकि कल एक एचपी ट्रेडिंग का किए थे, आज एक और करते हैं एचपी ट्रेडिंग का। और फिर एक सम्स करेंगे अभी, जिसमें हम लोग करेंगे उस सेलर के बुक्स में एंट्री। सेलर के बुक में क्या अकाउंट बनता रिपोजिशन में, वो भी कर लेते हैं। और फिर आते हैं 2 सम स्टॉक डेटर मेथड पे। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 16 यहाँ पे ईयर पेपर 2013 का आपको दिया है। खोसला ब्रदर्स हु सेल प्रोडक्ट ऑन हायर परचेज टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन डेट रिकॉग्नाइज बिलो। आपको बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज, कितना का माल अभी भी हायर परचेज पे दिया हुआ, ओपनिंग वैल्यू 12,000, स्टॉक एट शॉप 1500, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू 900, स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज इस साल और कितना का क्लोजिंग 13,800, स्टॉक एट शॉप 2100, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू क्लोजिंग में भी 1500। तो तुमको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ट्रेडिंग मेथड में लास्ट डे जो सम्स किए थे डिट्टो सम है, मोटा मोटी ऐसा ही सम बार बार रिपीट होता है। सर ये वही है ना, वो जो स्टॉक आउट ऑन हायर, तो ये स्टॉक विद कस्टमर्स है, और इंस्टॉलमेंट ड्यू में भी वो बैलेंस, वो डेटर हो गया। इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, पैसा मिला नहीं है, मतलब वो डेटर है। हाँ सर, वो डेटर का ओपनिंग बैलेंस का जो 2 पार्ट था, एक पार्ट ये इंस्टॉलमेंट ड्यू है, और वो जो स्टॉक विद कस्टमर्स था वो है ना स्टॉक आउट। वो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे आपको एचपी ट्रेडिंग में क्या बोला है, 31/12/2012 को इफ कैश ऑफ 24,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे भी आपका रिपोजिशन का भी सम नहीं है ये, तो चलो अच्छा बात है। तो यहाँ पे बोला है कि 24,000 रुपया रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ इंस्टॉलमेंट, और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो डेटा मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दिया हुआ हम फटाफट पहले पुट करेंगे। मेरे को ओपनिंग स्टॉक एट शॉप दिया है 1500, हम पुट कर दिया। मेरे को विद कस्टमर कितना है, 12,000 का ओपनिंग है, लेकिन यहाँ तो आईपी है ना। यस सो एट हायर परचेज प्राइसेस 25%। हाँ तो 12,25 into 100, हाँ 9,600। हाँ, यहाँ पे 9,000 कैसे? बेटा एक चीज गलती कर गए आप, हर बार सेम चीज नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाय 125। यहाँ पे कहीं बोला है क्या ये एचपी वैल्यू है? ओके, इंस्टॉलमेंट्स एंड ग्रूप्स प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड एट। और एक मिनट गलती, और एक मिनट नहीं, एचपी वैल्यू है ठीक है, लेकिन ये 25% ऑन सेलिंग प्राइस है। यस सर। हाँ, तो डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट 20% ऑन कॉस्ट होगा, डायरेक्ट 25। अरे बेटा जी, ये भी एसपी सेलिंग प्राइस पे, ये भी सेलिंग प्राइस पे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ओके ठीक है। वो डिवाइड वाला कहानी तो तब करोगे ना जब फिगर सेलिंग प्राइस पे हो लेकिन परसेंटेज कॉस्ट पे हो। यस सर। यहाँ तो करने का दरकार ही नहीं है। एसपी दिया हुआ है। तो 12,000 का 25% कितना होगा? 3,000। हाँ तो 3,000 माइनस कर दो, आ गया ना कॉस्ट प्राइस 9,000। यस। या 12,000 का डायरेक्ट 75 निकाल दो, एक ही बात है। हाँ तो वही होगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर।
हाँ, टू परचेजेस मेरे को कितना दिया इस बार का, वो मेरे स्टॉक अकाउंट से निकलेगा। परचेजेस दिया नहीं है ना यहाँ पे, हाँ स्टॉक वो अकाउंट स्टॉक अकाउंट से निकलेगा। सेल दिया है मेरे को, कितने का सेल है वो भी नहीं दिया, वो भी निकलेगा एचपी सेल्स अकाउंट से। हाँ, सेल अकाउंट से निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दिया हुआ है, मेरा स्टॉक शॉप पे पड़ा है 2100 का, तो हम क्लोजिंग स्टॉक 2100 लिख दिए। और वही चीज कस्टमर का 10,000, इस बार 13,800 आपको दे दिया है। हाँ पिछला सब में वो भी निकला था डेटा अकाउंट से, यस सर। इस बार वो भी दे दिए। इस बार डेटा अकाउंट से कुछ और निकलेगा। तो ठीक है, 13,800 इंटू 75%, यस सर। तो आपका 10,350 कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ये दो स्टॉक है कस्टमर के पास, दो स्टॉक है कस्टमर के पास, ठीक है। एक स्टॉक एट शॉप, और यानी ये सर ये तो अपने पास ही है क्लोजिंग स्टॉक, और ये स्टॉक विद कस्टमर। तो आपका अभी केवल आपको ये वाला फिगर चाहिए और परचेज वाला फिगर चाहिए, दोनों गायब है आपका। सर इसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट ड्यू वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन डेटर्स अकाउंट में लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, ओके, ठीक है। क्यों? अरे बेटा वो तो डेटर है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आएगा, हाँ ट्रू। ठीक है। यस अब देखो स्टॉक एट शॉप बनाया, तो आपका ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 1500 का, ठीक है। यस सर। और इस बार क्लोजिंग भी पड़ा था आपके पास 2100 का, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया आप। इस बार कितना गुड सेंड हुआ हायर परचेज पे, ये निकल के आएगा आपका एचपी सेल्स अकाउंट से। यस सर। और फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इस बार का परचेज का फिगर स्टॉक का 20,400। तो यहां से आपका ये जो फिगर है 19,800, ये आएगा यहां से एचपी सेल्स, नहीं 19,800 कहां से लाया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहां से आएगा ना ये 26,400, फिर उसका 25% हटा के, ठीक है। तो पहले एचपी सेल्स अकाउंट बना लो। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000, आपको क्लोजिंग बैलेंस भी इस सब में दे दिया। पिछले सब में क्या था, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी निकला था एचपी डेटर अकाउंट से जो यहाँ आया था। यस सर। इस बार ये भी आपको दे दिए। हाँ। तो और ये गुड सेंड टू कस्टमर यहाँ पे दिए 26,400, तो यहाँ से निकल के आएगा। यानी अपने को देखो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा एग्जाम में, एचपी डेटर अकाउंट। डेटर का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया भाई, ये रहा 900 और 12,000 अलग अलग, और ये 1,500 और 13,800। और ये आपको इस बार कैश रिसीव कितना हुआ, 24,000 दिया था एडजस्टमेंट में। तो अल्टीमेटली ये फिगर निकल कर आएगा 26,400, जो इस बार का एचपी डेटर होगा। एचपी डेटर होगा, जो सेल्स है इस बार नया सेल्स, वो यहां से निकल कर आया। तब ये बैलेंसिंग फिगर निकला ये स्टॉक विद कस्टमर का, सॉरी ये वाला एचपी ट्रेडिंग अकाउंट का। और ये वाला फिगर ले जाके आप यहां भी लिख दिए एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, और स्टॉक में तो कॉस्ट पे आएगा, तो 26,400 का 75% निकाल के ये लिख दिए। तब ये 20,400 मिला, वो आपका इस बार का परचेज है। आई रिपीट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो डेटा मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करने के लिए दिया हम पुट कर देंगे। मेरे को दोनों ओपनिंग दिया है, दोनों क्लोजिंग दिया है, मेरे को ये दोनों फिगर गायब है। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एचपी डेटर अकाउंट। डेटर को मेरे को ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, हम पुट कर देंगे। कैश कलेक्शन दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली निकलेगा इस बार का सेल्स कितना है। तो वो इस बार का सेल्स आपके यहां जाएगा एचपी सेल्स अकाउंट में, जिसके मदद से आपका निकलेगा अभी कस्टमर के पास कितना रुपया का सामान, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना जाने का सेल्स। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आपका सेल्स निकलेगा 24,600। तो सबसे पहले आप डेटर अकाउंट बना लेना वर्किंग में। डेटर का आपको ओपनिंग क्लोजिंग अगर दिया रहे आराम से पुट कर लो, कैश रिसीव दिया रहेगा पुट कर लो। तो आपको फिर क्या मिलेगा, इस साल का सेल, वो सेल ले जाके एचपी सेल्स में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट में कितना सेल्स जाएगा। तो यहां से ये फिगर मिल गया। स्टॉक अकाउंट में आपको इस सब में एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिया, क्योंकि आपको
इस बार कितना परचेज किया, पिछले सब में ये फिगर दे दिया था, इस बार कितना परचेज किए, इस सब में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। यहां से निकला आपका कितना 26,400 का फिगर सेल्स अकाउंट से, डेटा अकाउंट से, उसको आप 70 कॉस्ट, क्योंकि स्टॉक अकाउंट में हर चीज कॉस्ट पे होता है, तो उसमें आप प्रॉफिट हटा के 75% निकाल के कॉस्ट पे लिख दिए, तो आपका ये वाला जो फिगर निकला, अब यहां से जो फिगर निकला स्टॉक अकाउंट का डेबिट में फिगर क्या चीज का आएगा, परचेज का। इस बार और कितना परचेज हुआ, ये परचेजेस मिला जो आप ले जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे। यानी सबसे पहले सेल्स अकाउंट बनाओ, वहां से इस बार का सेल का फिगर निकालो जो डेटा में ले जाओ, फिर स्टॉक अकाउंट से स्टॉक निकालो, और आपको ये सेल भी मिल गया, स्टॉक भी मिल गया, परचेज भी मिल गया, तो आप दोनों पुट करो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। फिर यहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। ये दो ही एक ही वैरायटी का सम है, लास्ट दिन भी जो किए थे मोटा मोटी, बस उसमें रिपोजिशन एक्स्ट्रा था, और उसमें आपको ये इस साल का परचेज का फिगर दे दिया था जो इस बार निकाले। लास्ट सम से ये दो डिफरेंस था, इस साल आपको परचेज, सेल्स का कुछ गायब था उसमें सेल का वो ये वाला फिगर गायब था, उसमें ये 13,800 जो निकालते हो ना स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग, हाँ ये वो गायब था। 1,32,000 का जो फिगर था लास्ट क्लास में, वो गायब था। इस सब में ये दे दिया तो आपका परचेज का ये फिगर गायब रख दिया। यस सर। तो ये दो ही वैरायटी का सम इसमें पूछ सकता है। एक बार रिपीट, हम दोनों वीडियो शेयर कर देगा, कल वाला वीडियो भी सेव किया हुआ है, वो अपलोड करके शेयर कर देगा, और ये वाला भी। तो ये दो सम ठीक से देख लो, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट का आपका ऐसा ही सम आता है। वहां एक्स्ट्रा एक बात और था रिपोजिशन का, यहां वो भी नहीं है। ये भी आपका नॉर्मल सम है, ये नहीं कर रहे हैं अपने। हमको एक सम्स करना है सेलर के बुक्स में। ये शायद सेलर के बुक्स में ही है। नहीं, आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड है और इन द बुक्स ऑफ आरके ही बोला है, तब फिर ये नॉर्मल सम्स है रिपोजिशन का। सर वो इन द बुक ऑफ सेलर नहीं था, तभी तो हम लोग ने डेटर्स अकाउंट बनाया। कौन सा में? अभी जो किया, लेकिन वो ट्रेडिंग, वो तो ट्रेडिंग पीएल मेथड था बेटा। यस सर। उसमें तो बनेगा ही। ये हम बात कर रहे हैं वो नॉर्मल वाला एसेट अकाउंट बना के। ओके। ओ ये दोनों के बुक्स में सॉल्व किया है। नहीं एबी वेंडर लिमिटेड। सर हमें किसी एक के बुक में सॉल्व करने बोलेगा तो? आपको किसी के एक, वो भी ज्यादातर आपको बायर के बुक में सॉल्व करने बोलेगा। ये भी आपको बायर के बुक में ही है, बायर के बुक में ही बोलता है मैक्सिमम टाइम। हम ढूंढ रहे हैं, नहीं सेलर के बुक में बोला ही नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग स्टॉक एडजस्टमेंट मेथड का एक दो सम्स करते हैं पहले फटाक से। ये आपका तीसरा मेथड है। आपने ट्रेडिंग मेथड कर लिए, अपने नॉर्मल रिपोजिशन का सम्स कर लिए। ज्यादातर चांस नॉर्मल रिपोजिशन का है क्योंकि मैक्सिमम टाइम वही रिपीट हुआ है। बट एक और मेथड है जिसका नाम है स्टॉक डेटर मेथड। आपको एग्जाम में देखो क्या बोलेगा यहाँ पे, प्रिपेयर हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज डेटर अकाउंट एंड हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब ऐसे आपको बोल देगा यानी स्टॉक डेटर मेथड आपसे मांगा है। तो ये देखो आपसे क्या मांगा है, स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट। तो स्टॉक डेटर मेथड है। इसमें आपको तीसरा लेजर कौन सा खोलना पड़ेगा, बोले या नहीं बोले, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम से समझ में आ गया होगा, इसमें लोडिंग कैंसिल करने का काम करेंगे हम लोग, जैसे ब्रांच एडजस्टमेंट में करते थे वैसे ही यहां पर भी। तो देखो यहां पे दिया, ग्रेट ईस्टर्न स्टोर विथ सेल प्रोडक्ट ऑन हायर परचेज टर्म्स हैज द फॉलोइंग बैलेंसेज एज ऑन द डेट मेंशन बिलो। स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज 12,000 है। ये देखो पिछला ही समय डिट्टो का डिट्टो जो ट्रेडिंग अकाउंट में किए थे, है ना? यस सर। बट यहाँ पे कौन सा मेथड से करने बोल दिया, ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं, स्टॉक डेटर स्टॉक डेटर मेथड से। तो सेम सम्स ऊपर आया,
आपका ट्रेडिंग अकाउंट मेथड्स में, और ये आ गया स्टॉक डेटर मेथड में। और ईयर पेपर में देखो रिपीट सम है पूरा। स्टॉक दिया हुआ ओपनिंग 12,000, एट इंस्टॉलमेंट ड्यू बोला है 900। यहाँ पे फिर आपको बोला है स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज ऑन एप्रिल, क्लोजिंग दिया हुआ है 13,800, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है 15,000, इंस्टॉलमेंट रियलाइज्ड है 24,000, और आपको बोला है 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट चार्ज करते हैं। आपको बोला है एचपी स्टॉक अकाउंट बनाने, एचपी डेटा अकाउंट बनाने और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने। तो देखो स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ अब तक, और स्टेटमेंट ओवर ड्यू या डेटर किसको बोलेंगे, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू तो हो गया लेकिन पैसा मिला नहीं। तो स्टॉक अकाउंट में जाएगा ये आइटम और डेटर अकाउंट में जाएगा ये, फिर ये भी स्टॉक अकाउंट में, इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू डेटर अकाउंट में, और कैश रियलाइज भी कहां लिखते हो, डेटर अकाउंट में। यस सर। तो देखो यहाँ पे वही किया, पहले स्टॉक अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 12,000, क्लोजिंग 13,800। ये डेटा अकाउंट बनाया, ओपनिंग 900, क्लोजिंग 1500, कैश रियलाइज 24,000। तो यहां से निकल गया इस बार का स्टॉक 24,600, यानी इतना इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो ये फिगर कहां जाएगा अब आपका, या अगर ये इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ है तो बोलो, आराम से सोचो। आपको ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, और इतना पैसा रियलाइज हो गया, और ये 24,600 आपका बोल रहा है अभी तक इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ। तो कहां जाएगा ये जो इंस्टॉल, स्टॉक विद कस्टमर। तो ये देखो 24,600 यहाँ स्टॉक विद कस्टमर में चला गया, स्टॉक अकाउंट। ठीक है, यस तो आपका यहाँ पे गुड्स एंड ऑन हायर परचेज अपने आप निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो स्टॉक अकाउंट में आपको यही करना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, डेटर में ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, डेटर में कैश रियलाइज्ड। अब आपको जो भी यहां से बैलेंसिंग फिगर निकले, मतलब इतना एचपी डेटर अभी तक इस साल ड्यू नहीं हुआ है, तो इसको ले जाके स्टॉक अकाउंट में लिख देंगे। ठीक, अब ये एडजस्टमेंट अकाउंट क्या काम आएगा सर, हर एक में लोडिंग घुसा हुआ है ना, तो वो लोडिंग कैंसिल करो। सबसे पहले ये 12,000 में लोडिंग, तो 12,000 का 25%, क्योंकि 25% ऑन सेलिंग प्राइस बोला है, तो 12,000 का 25%, ये देखो 3,000 कैंसिल किए। 26,400 का 25%, तो देखो 6,600 कैंसिल किए, और ये क्लोजिंग 13,800 का भी, तो 6,150 कैंसिल किए। अल्टीमेटली मेरा जो 3,000, अच्छा सॉरी एक गलती होता, 13,800 का ये 3,450 कैंसिल किए, तो इस अकाउंट से क्या निकलेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस। एक्चुअली में ये ऊपर लिख के नीचे पीएल लिखना चाहिए था ये लोग को, कोई बात नहीं। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग डेटा क्लोजिंग डेटा लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देंगे। अपने को कैश कितना रियलाइज हुआ अगर वो दे दे तो डेटर को कम करता है वो, तो अपना अल्टीमेटली निकल जाएगा इस बार कितना इंस्टॉलमेंट मेच्योर हुआ। तो 24,600 यहाँ चला गया स्टॉक में, कैंसिल हुआ ना, मेच्योर हो गया मतलब स्टॉक कम हो गया। अब आपको क्या करना है, एचपी ट्रेडिंग अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जिसमें आप क्या करोगे, सारा लोडिंग कैंसिल। किसका किसका लोडिंग कैंसिल करोगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और जितना इस बार हायर परचेज पे माल बेचे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एंड जितना इस बार हायर परचेज पे माल बेचे। तो ओपनिंग स्टॉक ये रहा 12,000, उसका लोडिंग कैंसिल किए यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक 13,800, उसका लोडिंग कैंसिल किए 3,450। इस बार माल बेचे 26,400 का, तो उसका लोडिंग कैंसिल किए यहाँ 6,600। अपने आप इस अकाउंट से जो निकल कर आएगा वही प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो अगर स्टॉक डेटा एडजस्टमेंट अकाउंट देगा तो बहुत आसान सम देगा। 3 अकाउंट खोलना है आपको। ओके सर। एक और सम देख लेते हैं स्टॉक डेटर का। ये वाला हर बार बाय के बुक्स में ही आ रहा है, देखो स्टॉक डेटर मेथड,
ये रहा, इसमें गुड्स रिपोजिशन भी है, अच्छा बात है। तो बोल रहा है सनशाइन लिमिटेड सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस एट 25% ओवर कॉस्ट। अब यहां वो करना बेटा डिवाइडेड बाय 125 वाला कहानी, क्योंकि कॉस्ट पे 25% बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 31/3/2018 आपको दिया है, आपको बोला एचपी स्टॉक अकाउंट बनाने, एचपी डेटा अकाउंट बनाने और हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने। तो नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा ना, ये स्टॉक डेटा मेथड मांग रहे हैं मेरे से, क्योंकि अकाउंट का नाम पढ़ते ही समझ में आ रहा है क्या बनाने बोल रहे हैं। आपको क्या बोला, स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज 1/4/2017 को, मतलब ओपनिंग कितना है 72 और क्लोजिंग कितना है 57,600। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, ओपनिंग कितना है 7,000, क्लोजिंग कितना है 11,000। गुड्स रिपोजेस, देखो यहां पे क्या बोला, एक आदमी का 1,000 रुपया का ईएमआई बाकी था, वो पे नहीं कर पा रहा था, आप उठा के ले आए, कितना रुपया मान के 500 रुपया मान के। इस साल कितना पैसा रियलाइज्ड हुआ 1,14,600। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आराम से, स्टॉक अकाउंट। यस सर। मेरे को ओपनिंग कितना दिया है 72,000 है ना, 140,017। हाँ 72,000 ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग 57,600 दिया है। यस। ये कॉस्ट है कि एट कॉस्ट है, ये है ना। हाँ। तो आपको क्या करना होगा, पहले लोडिंग ऐड करना होगा, क्योंकि हमको लोडिंग कहाँ लिखना है, एडजस्टमेंट अकाउंट में। एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ तो पहले लोडिंग ऐड करना होगा। तो 72,000 आपका एड कॉस्ट है और परसेंटेज भी ऑन कॉस्ट है, तो 72,000 का 25% निकालो और ऐड कर लो। हाँ 90,000। ये रहा 90,000 आएगा तो 90,000। वैसे ही आपका क्लोजिंग स्टॉक है 57,600, तो उसका भी इंटू 25% करके ऐड कर लो। 14,400। हाँ 72,000। ये रहा 72,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, ये वाला फिगर तो अपने को निकाल के लाना है अभी, यस सर। और ये वाला फिगर तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। हाँ। तो ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट में 2 फिगर अभी गायब रखो, डेटा अकाउंट बना लो पहले। डेटा अकाउंट में आपको ओपनिंग डेटा कितना दिया था 7,000, क्लोजिंग डेटा दिया था 11,000 और कैश इसमें रियलाइज क्या दिया added है। हाँ तो ये देखो, पहले स्टॉक 7,000, ओपनिंग क्लोजिंग 11,000। 11,000। 1,000 का वो स्टॉक उठा के ले आए हो, तो वो ईएमआई कैंसिल, डेटा कैंसिल। हाँ। और 1,14,600 कैश रियलाइज, तो वहां बाई बैंक। यस। तो अपने आप ही आपका 1,19,600 इस बार का स्टॉक फिगर निकला। यस सर। इसको ले जाके कहाँ लिख दोगे, स्टॉक अकाउंट में। 1,00,000 तो अपने आप ये वाला बैलेंस फिगर आ जाएगा, इस बार कितना गुड सेंड हुआ है परचेज पे। अब बस लोडिंग कैंसिल करो। इस 90 में कितना लोडिंग था आपका 18,000 का, यस सर। तो ये देखो 18,000 यहाँ कैंसिल किए। इस क्लोजिंग में 72 में कितना लोडिंग था आपका 14,400। तो ये रहा 14,400। हाँ। गुड्स रिपोजेस जो करके लाए हो उससे लॉस कितना खाए हो, गेन गेन कितना कमाए हो 500 रुपया का, 1,000 रुपया का सामान। हाँ अच्छा। नहीं यहाँ बोला ना 1,000 रुपया का सामान 500 रुपया में उठा के लिए आए, ओके ओके। तो आप 500 का फायदा कमाए कि नहीं कमाए। यस सर। एक मिनट, हाँ तो आप 500 रुपया का फायदा कमाए, तो वो 500 यहां आ गया। और अल्टीमेटली अच्छा ये जो 1,19,600 इसमें कितना लोडिंग छुपा हुआ है, 1,19,600 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25। सर ये डेटर्स अकाउंट से निकला है, सॉरी मतलब सॉरी 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 सॉरी, इस 1,01,000 में, इस 1,01,000 में ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना स्टॉक अकाउंट में, इस बार कितना का माल भेजे हो। हाँ। सब फिगर लोडिंग पे है ना, ये 90,000 भी आपका लोडिंग पे है, ये भी आपका लोडिंग पे है, तो अल्टीमेटली ये भी तो लोडिंग पे निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो 1,01,600 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, 20,320।
सर ये 1,01,600 कौन सा फिगर है? देखो एक बात ध्यान से सुनो, सेंट ऑन एच सुनो 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 सुनो। स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग 90 लिखे, यस सर, क्लोजिंग 72 लिखे, लोडिंग ऐड करके, यस सर, और ये 1,19,600 आपका डेटा अकाउंट से निकल कर आया था जो क्रेडिट में लिखे हो इस बार का सेल। हम तो यहाँ निकला ना इस बार का स्टॉक, इस बार का कितना परचेज है स्टॉक? उसको गुड्स सेंट ऑन एचपी क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि इतना का माल हायर परचेज पे भेजे हैं और नया इस बार। ओके, एचपी परचेज मतलब आपके लिए सेल। पिछला सब में भी आप वही कहते, स्टॉक अकाउंट जब भी बनाओगे, मेरा बात एक चीज सुनो आराम से, स्टॉक अकाउंट जब भी बनाओगे आपको पता है ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास? स्टॉक अकाउंट है ना, यहाँ स्टॉक का मतलब क्या है? इतना ईएमआई पैसा अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, ओके, यही तो है। यहाँ स्टॉक का मतलब वो नॉर्मल स्टॉक नहीं है, फिजिकल स्टॉक का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ स्टॉक का मतलब जो ईएमआई ड्यू नहीं हुआ, और डेटर का मतलब जो ईएमआई तो ड्यू हो गया लेकिन पैसा मिला नहीं। ओके, ओके, तो यहाँ पे स्टॉक ओपनिंग लिखे, क्लोजिंग लिखे। हाँ, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? कितना ईएमआई इस बार ड्यू हो गया, क्योंकि वो सेल्स अकाउंट से डेटा अकाउंट से निकल के आ रहा है, मतलब इतना ईएमआई ड्यू हो गया ना। यस सर, तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो क्या होगा? इतना ईएमआई अभी तक ड्यू नहीं हुआ। नहीं हुआ, राइट। हाँ, तो ड्यू नहीं हुआ उसमें भी तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हाँ, तो उसका भी तो यहाँ पे लोडिंग कैंसिल करोगे। यस सर, तो 1,01,600 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, तो 20,320। ये रहा 20, अपने आप यहाँ से पीएल निकल आएगा। तो स्टॉक डेटर मेथड में आपका फिक्स काम है बेटा। देखो पहले बनाओगे स्टॉक अकाउंट, रुको थोड़ा जगह लेके करते हैं चीज को, यहां करते हैं। पहले बनाओगे स्टॉक अकाउंट जिसमें यहां ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, यहां क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे। अब यहां दो फिगर गायब हैं, कितना ईएमआई इस बार ड्यू हो गया और कितना ईएमआई अब तक ड्यू नहीं हुआ। ये ड्यू हो गया वाला फिगर कहां से निकल सकता है? डेटर अकाउंट से। डेटर का तुम ओपनिंग यहां लिखोगे, क्लोजिंग यहां लिखोगे, कितना कैश रियलाइज हो गया उतना से डेटर घट जाता है ना, तो वो यहां लिखोगे, वो यहां लिखोगे क्रेडिट में। अब जो फिगर निकल कर आ रहा है, इतने ईएमआई ड्यू तो हो गए लेकिन पैसे नहीं मिले। जो ईएमआई ड्यू हो गया वो स्टॉक अकाउंट से निकल जाएगा और डेटा अकाउंट में चला जाता है ना। यस सर, तो देख लो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में ये वाला फिगर जा रहा है, इसीलिए आपका, क्योंकि आप यहां से निकाले कि कौन सा ईएमआई ड्यू हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला, तो वो स्टॉक अकाउंट से हटाओ उसको। अब यहां से निकल कर आएगा इस बार कितना ईएमआई अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। माल तो बिक गया लेकिन ईएमआई ड्यू नहीं हुआ। तो हम पहले बनाया, एक काम कर लो, पहले डेटा अकाउंट बना लो, ओपनिंग लिख लो, क्लोजिंग लिख लो, कैश रियलाइज लिख लो अपने आप। अच्छा, कोई अगर रिपोजिशन किया तो वो भी लिख लो, क्योंकि वो भी डेटा को कम करता है। यस, तो अपने आप यहां से तुम्हारा निकल के आ जाएगा डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर कि कितना ईएमआई इस बार ड्यू हो गया। तो वो अपने आप यहां स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा कि कितना से स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा, कितना से स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। तो अपने आप आपका यहां से फिगर निकल कर आ गया कितना ईएमआई अभी ड्यू नहीं हुआ। अब बनाओगे कौन सा अकाउंट? एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये ओपनिंग का ईएमआई यहां कैंसिल करोगे, लोडिंग, क्लोजिंग का लोडिंग यहां कैंसिल करोगे, जितना मैं एसेट उठा के लाए उसका रिपोजिशन यहां लिख दोगे, और ये जो है कितना ईएमआई अभी ड्यू नहीं हुआ उसका लोडिंग भी यहां कैंसिल करोगे। तो ओपनिंग और कितना ईएमआई ड्यू नहीं हुआ उसका लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में कैंसिल करोगे। वैसे ही क्लोजिंग का लोडिंग यहां कैंसिल करोगे, अपने आप इस अकाउंट से निकल कर आएगा कि पीएल में यानी प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपको तीन अकाउंट बनाने हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और डेटर अकाउंट। पहले डेटर अकाउंट बनाओ, वहां से ये फिगर निकालो कितना ईएमआई ड्यू हो गया, उसको स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में ले जाओ, वहां से निकालो इस बार कितना माल बिका उसका ईएमआई ड्यू नहीं हुआ, और एडजस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग का जो ईएमआई ड्यू नहीं हुआ और जो क्लोजिंग स्टॉक है
उन तीनों का लोडिंग कैंसिल करो। सर क्यों कैंसिल करवा रहे हैं? बेटा ओपनिंग स्टॉक बिका नहीं था पिछले साल, क्लोजिंग स्टॉक इस साल नहीं बिका, और ये भी जो ईएमआई ड्यू नहीं हुआ अब तक, क्या श्योर है क्या इनका पैसा मिल जाएगा? नो सर। तो उसमें प्रॉफिट कैसे इंक्लूडेड रह सकता है? यस सर। वो भी कैंसिल करोगे, अपने आप प्रॉफिट लॉस निकल आएगा। क्लियर है ये वैष्णवी? यस सर। अब एक ऐसा सम, ये फ्रेंच मोटर वाला सम मतलब अच्छा सम है, कंप्लीट एक सम अपने आप में। चलो ये कर लेते हैं आखिरी। बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन बोल रहा है रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक फ्रॉम फ्रेंच मोटर कंपनी लिमिटेड 1/1/2013 को ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक इज 9,60,000। 15% जिसमें से आप कैश प्राइस दे रहे हो एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, एंड 25% ऑफ द कैश प्राइस इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर 4 years। तो 15% वहीं दे रहे हो। अब जो बचा उसको 4 टुकड़ा में बांट रहे हो। 25% मतलब 4 ब्रेकअप्स 1/4, तो 4 टुकड़ा में बांट के पेमेंट कर रहे हो। रॉय ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो डिप्रिसिएशन करता है 10% एनुअली पे। हायर परचेजर फेल टू मेक द पेमेंट ड्यू ऑन 31/12/94। तो 1/1/13 को बेचा, 94 को कैसे हो सकता है? 14 हो गई है, 31/12/2014। फ्रेंच मोटर कंपनी एग्री टू लीव 2 ट्रक्स। देखो अब यहां बोल दिया ना, लास्ट टर्म में जैसे उस दिन गायब था, वो लिखने में बोला था, यहां क्या बोला? फ्रेंच मोटर कंपनी एग्री टू लीव 2 ट्रक्स। कितना ट्रक खरीदे थे आप उनसे? 5। वो क्या बोल रहे हैं? हम 2 ट्रक छोड़ने को तैयार है विद द बायर्स कंडीशन कि वो आगे पेमेंट करेगा बाकी इंस्टॉलमेंट का, लेकिन 3 ट्रक वो क्या करेगा? उठा के ले जा रहे हैं। सर किस वैल्यू में? वैल्यू नहीं बोला, तो यहां बता दिया कि वो 20% से हिसाब से डिप्रिशिएट करेगा। आप कैसे डिप्रिशिएट कर रहे थे? 10%। वो कैसे डिप्रिशिएट करेगा? 20%। और उसका जो वैल्यू आएगा वो उस हिसाब से उठा के लेके जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अच्छा ये सेलर के बुक्स में एंट्री है, ये सेलर, हाँ यही है, चलो ठीक है मिल गया। हायर वेंडर के बुक्स में एंट्री है। तो आप 5 ट्रक खरीदे हो, एक ट्रक का दाम कितना था? 9,60,000। तो 5 ट्रक का कितना होगा? 48 लाख। 40। देखो एक बात समझो, नहीं इन द बुक्स ऑफ रॉय, नहीं ये बायर के बुक्स में ही है, इन द बुक्स ऑफ रॉय ट्रांसपोर्ट है, बायर के बुक्स में ही एंट्री है। पहले वेंडर अकाउंट बनाया है, उसके बाद एसेट अकाउंट बनाया है। ठीक ही किया, क्योंकि वेंडर अकाउंट से फिगर निकल के एसेट अकाउंट में जाता है। तो देखो यहाँ पे कितना ट्रक खरीदे हो? 48 लाख रुपया देना है। हाथों हाथ डाउन पेमेंट कितना दे दिए? पर ट्रक 15% ऑफ द कैश प्राइस। तो 48 लाख का 15% कितना होगा? 7,20,000। 7,20,000 हाथों हाथ डाउन पेमेंट दे दिए। बचा कितना? 4,80,000। 48 लाख में से 7,20,000 गया बेटा, 40 लाख बचेगा ना। 40,80,000। यस सर। हाँ, तो उसका आप कितना इंटरेस्ट दोगे फर्स्ट ईयर में? 10 इंटरेस्ट रेट कितना था अपना? 15। नहीं तो पेमेंट हो गया, तो इंटरेस्ट रेट ही तो नहीं दिया है। सर 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया, हम लोग को इंटरेस्ट रेट निकालना होगा शायद। कैश प्राइस दे दिया ना अपने को? यस सर। नहीं इंटरेस्ट रेट दिए कैसे निकलेगा? सर ये सम आपने कराया था क्या पहले वीडियो में भी, जब आपने समझाया था? ये हो सकता है कराया हो। शायद करवाया था। जो हायर परचेस प्राइस होगा ना उसका
बेटा तो हायर 25% परचेज करके प्राइस तो दिया है। नहीं दिया है ना। सर वो निकाला है शायद। ओ अच्छा, हाँ वेटेड रेशियो में इंटरेस्ट रेट गायब है इसमें। Yes, ठीक है sir, ठीक है सब ठीक है आपको ठीक करवाया था है। आपकी ये मीटिंग देखो में। ये देखो 55,20,000। देखो यहाँ पे 9,60,000 एक ट्रक का दे रहे हो आप। यस सर। 5 ट्रक इंटू 15% आपका डाउन पेमेंट है, मतलब 7,20,000 आपका डाउन पेमेंट है। हाँ और टोटल कितना हो रहा है ट्रक का वैल्यू 48 लाख। यस सर। तो 48 लाख तो आप ईएमआई में दे रहे हो हाँ और 7,20,000 डाउन पेमेंट। यस सर। तो आप कितना टोटल हायर परचेज प्राइस दे रहे हो 55,20,000, यस सर। जबकि आपका ट्रक का दाम कितना है 48 लाख। तो 7,20,000 का ही आपका इंटरेस्ट हो रहा है। सर लेकिन इसमें ये कैसे समझ में आएगा क्या ये वाला चीज? पार्ट? क्योंकि ऐसे तो हमें देख के लगा कि कॉस्ट है ना, वो तो पहले आपके सम देखा हुआ था, देखो इसलिए याद आ आपका गया एक सुनो सुनो, एक ट्रक का दाम 9,60,000 है, यस सर। तो 5 ट्रक का कितना होगा 48 लाख। 48 लाख को हम 4 डाउन पेमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गलत रीड किए एक लाइन को। हम लोग बोले बैलेंस अमाउंट वो 25% में देगा, यहाँ बोला है क्या, मतलब 25% ऑफ द कैश प्राइस। ओके यहाँ पे अपने गलत रीड कर गए, अपने क्या मन से एज्यूम कर लिए कि बैलेंस। जो बैलेंस बचेगा उसका 4 ईएमआई में देगा, बट यहाँ तो बोला नहीं है, यहाँ तो बोला 25% ऑफ द कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना है एक ट्रक का 9,60,000, तो 5 ट्रक का 48 लाख। 48 लाख का 25% हम 4 ईएमआई में पेमेंट कर रहे हैं 4 ईयर्स। तो 48 लाख का 25% कितना होगा 12 लाख। तो 12 लाख हम 4 ईएमआई में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कितना पेमेंट कर रहे हैं 48 लाख। यस सर। तो 48 लाख तो बेटा हम ईएमआई दे रहे हैं, प्लस 7,20,000 का डाउन पेमेंट भी दे रहे हैं, यस सर। तो अल्टीमेटली हम 55,20,000 पेमेंट कर रहे हैं, जबकि हमको पेमेंट करना कितना चाहिए था 48 लाख। यस सर। तो हम 7,20,000 का ब्याज दे रहे हैं। यस सर। अब इसको वेटेड रेशियो में बांट देंगे 4:3:2:1। 4 ईयर में है ना, यस सर। तो पहला ईयर को वेट देंगे 4, दूसरा ईयर को 3, तीसरा ईयर को 2, क्योंकि ईएमआई का इंटरेस्ट गिरता है बेटा। आप अगर 1, 2, 3, 4 वेट दे देते ना यस सर। तो फंस जाते, क्योंकि ईएमआई में इंटरेस्ट हमेशा, देखो जैसे ही आप कोई चीज ईएमआई पे लोगे ना, स्टार्टिंग में आप ज्यादा ब्याज दोगे और प्रिंसिपल वैल्यू कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप चुकाते जाओगे ईएमआई, वो ईएमआई ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि आपका स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज्यादा प्रिंसिपल कम, लेकिन जैसे जैसे ईएमआई आगे बढ़ेगा आपका प्रिंसिपल ज्यादा और इंटरेस्ट कम होता जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल में देते हैं, मेरा हम ये जो फ्लैट लिया अभी, हम 11 लाख का ही लोन लिया था, मेरा ईएमआई था एवरी ईयर 20 साल तक एवरी मंथ हमको 9,850 रुपीज देना था एवरी मंथ। ठीक है, जब हम उसका रेट चार्ट को स्टडी किया कि पूरा ईएमआई का ब्रेकअप हमको लोग दिया था एक पीडीएफ फॉर्मेट में, तो जब हम उसको स्टडी किया तो हम ये देखा कि मेरा स्टार्टिंग में 9,850 जो हम ईएमआई भर रहा है, उसमें मेरा 7,000 समथिंग इंटरेस्ट है और 2,500 खाली प्रिंसिपल है एवरी मंथ। लेकिन जैसे जैसे वो ईयर बढ़ता जा रहा है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा हो रहा है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट अमाउंट घटता जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट अब बढ़ता जा रहा है। मतलब हर ईएमआई में प्रिंसिपल फैक्टर ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है। ये आपका ईएमआई का रूल होता है। ईएमआई ऐसे ही फ्रेम होती है कि आपका ब्याज कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल चुका दे रहे हो तो बचे हुए प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा ना। अगर हम आपसे 4 लाख ब्याज लें, 4 लाख ब्याज पे पैसा लें और आपको 2.5 लाख चुका दें, तो अब 1.5 लाख पे इंटरेस्ट देगा ना आपको हम। यस सर। तो स्टार्टिंग में 4 लाख पे इंटरेस्ट कितना हो रहा था, मान लो 10% है तो 40,000, यस सर। लेकिन अब 1.5 लाख पे 10% कितना हो रहा है 15,000। और 50,000 चुका दे तो अब 1 लाख पे 10%। तो जैसे जैसे मेरा प्रिंसिपल चुकता जा रहा है, क्योंकि हर ईएमआई में थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी तो चुका रहे हैं हम, यस तो सर। जैसे जैसे हम प्रिंसिपल चुकाते जा रहे हैं मेरा ब्याज
जो अब रिमेनिंग प्रिंसिपल है उस पर कैलकुलेट होगा, जिसके कारण मेरा इंटरेस्ट का वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो आप जब भी वेट लोगे ना, हमेशा पहले ईयर को ज्यादा वेट दो और आखिरी ईयर को कम वेट दो, तभी देखो इंटरेस्ट का फिगर देखो, अब 7,20,000 का इंटरेस्ट है ना, यस उसको 4:3:1 में बांटा, तो 2,88,000, 2,16,000, 144,72 देखो घटता जा रहा है ना इंटरेस्ट। तो टोटल 7। रेशियो ले लिया वैसे वेट देके। हाँ ठीक हाँ, है। तो यहाँ पे परसेंटेज गायब था, इसलिए रेशियो लेके वेट करना पड़ा। यस सर। अब नॉर्मल है। अब आपको 48 लाख देना है, 7,20,000 का डाउन पेमेंट दे दिए, तो जो रिमेनिंग बचा उस पे इंटरेस्ट, तो पहला ईयर का इंटरेस्ट आप कितना निकाले हो, 288, 216, 144,72। तो ये देख लो 288 फिर 216, उसके बाद तो हम फेल ही कर गया। हम पहला ईएमआई दिया, दूसरा ईएमआई हम फेल कर गया, क्योंकि देखो यहाँ पे कब फेल हुआ है, बोल रहा है 2014 में फेल हो गया। ग्लूट्स कब लिया था, 1/1/2013, तो पहला ईएमआई कब ड्यू होगा, 31 दिसंबर 2013। यस सर। दूसरा ईएमआई 2014 दिसंबर 2014। हाँ, तो वहीं फेल कर गए हम। यस सर। तो पहला ईएमआई हम भरा आराम से। तो देखो पहला साल 48 लाख देना था, 7,20,000 दे दिया, इंटरेस्ट जोड़ा, पहला ईएमआई 12 लाख चुका दिया हम आराम से। मेरा बैलेंस सीडी बचा 31,68,000, 31,68,000। हम सेकेंड ईयर में उसको लिखा, सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट का फिगर था 2,16,000, हम उसको लिख दिया। अब यही ईएमआई फेल कर गया, सेकेंड वाला ही, और यहाँ पे वो पूरा मशीन उठा के नहीं ले गया। पूरा ले जाता तो बेटा जी कोई दिक्कत ही नहीं था, ये जो दोनों को जोड़ के 33,84,000 आता, हम वही यहाँ पे बाई 2 मोटर ट्रक लिखते और पूरा अकाउंट को क्लोज कर देते। लेकिन क्योंकि सर पूरा नहीं उठा के ले गया, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि वो किस वैल्यू में आपका ट्रक उठा के ले गया। तो आपको डिप्री निकालना पड़ेगा उसका, कि वो कैसे डिप्री कैलकुलेट किया। तो देखो वो क्या बोला है, अच्छा सर यहाँ पे बोला नहीं है कौन सा मेथड, कुछ नहीं बोलेगा, स्ट्रेट लाइन मान लो, जिंदगी आसान रहेगा। तो 9,60,000 इंटू 3 ट्रक इंटू 20% कितना होगा, 9,60,000 इंटू 3 ट्रक, और वो 20% करके डेप्रिसिएशन मानता है, So 5,76,000। और इंटू 2 ईयर्स, क्योंकि हर साल एसएलएम होगा तो सेम ही फिगर होगा डिप्री का। तो हाँ 11,52,000 है सर। 5 लाख समथिंग आया था ना, तो 11 लाख कितना आया, 9,60,000 इंटू 3 किए थे, 9,60,000 इंटू 3, इंटू 3। यस सर, 28,80,000 आया। हाँ। अब इसका 20% ना। हम्म, यस सर, 5,76,000 आया। हाँ। अब 28 लाख, अब इसको इंटू 2 करने से तो वो 11 लाख हो या जाएगा। अब 28,80,000 में से वो 11 लाख समथिंग जो आ रहा है वो माइनस कर दो, तो उतना रुपया वो एसेट का वैल्यू माना ना। डेप्रिसिएशन माइनस करना है ना 2 ईयर का, यस सर। तो आएगा 17,28,000 वो एसेट का वैल्यू Yes, माना। तो 17,28,000 आप यहाँ ले जाके लिख दोगे वेंडर अकाउंट में। रिमेनिंग बैलेंस सीडी रह जाएगा, इतना रुपया अभी भी चुकाना है 2 ट्रक का आपको। अब एसेट अकाउंट में क्या होगा आपका, आप एसेट अकाउंट में 48 लाख लिखे, पहला साल का डिप्रिसिएशन 4,80,000, आपका बैलेंस शीट बचा 43,20,000। सेकेंड ईयर का फिर डिप्रिसिएशन 10% 43,20,000 का 4,32,000, तो 4,32,000 का डिप्री निकाल दिए। अब वो कितना में उठा के ले गया ट्रक, 17,28,000 में। आपके हिसाब से 2 ट्रक का वैल्यू कितना है, 3 ट्रक उठा के ले गए ना, आपके हिसाब से 3 ट्रक का वैल्यू कितना होगा, 9,60,000 इंटू 3 कितना होगा, 27 लाख। सर ये जो बैलेंस बीडी होगा उसी को तो मतलब डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 करने से हो जाएगा ना, बैलेंस सीडी जो भी बच रहा है बीडी से। जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो टेक्निक ठीक रहेगा आपकी, क्योंकि अगर ये WDB मेथड होगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। हाँ ओके। तो आप यही करो 9,60,000 इंटू 3, इसका 10%। हाँ। और फिर ये But 2 years ना? हाँ, नहीं, ये तो देखो ना, ये तो WDB कर रहा है, क्योंकि देखो पहला साल 48 लाख पे डिप्री निकाला है, दूसरा साल 43,20,000 पे डिप्री निकाला है। सर अब इसका कैसे समझ में आएगा कि ये WDB करेगा?
यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। ये लो, यही तो गलती है ना, क्वेश्चन कॉपी करते समय ईयर पेपर ठीक से कॉपी नहीं कर रहा जो भी बुक बनाया है। क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं बोला नहीं है, तो उसको एज्यूम कर लिया स्ट्रेट लाइन और इसको एज्यूम कर लिया WDV। ये कैसे एज्यूम किया भगवान मालिक है। हम तो एज्यूम करते हैं फिर दोनों को स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते ताकि जिंदगी आसान रहे। बट ये लोग इसको किया है WDV, इसको किया है SLM, कहीं पे बोला भी नहीं है बात। ठीक है कोई नहीं, ये लोग जो किया एक बार फिगर वही लेके चलो। आप एग्जाम में दोनों को अगर कुछ नहीं बोले तो SLM एज्यूम करके बना देना। हाँ, और नोट लिख देंगे। हाँ, तो 9,60,000 इंटू 3 कितना आया था आपका? 28,80,000। 28,80,000 लेस फर्स्ट ईयर का डिप्री 28,80,000 का 2,88,000। यस सर। तो कितना वैल्यू बचेगा? 28,80,000 में से 2,88,000 गया। $28,80,000 into Minus 2 lakh. 2,88,000। Yes sir, 28,51,200. माइनस 2,88,000, हाँ 25,92,000। Okay. अब इसका फिर 10% सेकेंड ईयर में भी 2,85,200 और फिर इसको माइनस कर देंगे तो 25,66,800। क्या बात कर रहे हो? सर उसका 10% माइनस करेंगे ना। हाँ तो 10% आएगा 2,59,200। सर वो मैं माइनस करके अमाउंट बता। हाँ तो 2,33,200 आएगा ना आपका 23,32,800। ओके। हाँ सर, यस सर। हाँ, और उसको वो लोग कितना में उठा के ले गया? 1728। तो जो आपका आएगा वो लॉस, और जो बैलेंस शीट बचेगा वो रिमेनिंग 2 ट्रक का वैल्यू। यस सर, 6,04,800। ये देखो लिखा, इट इज एज्यूम दैट रॉयल ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो दूसरे वाले का एज्यूम कैसे किया है लोग? कमाल का लोग है। ठीक है, जो भी है, तो आपका यहाँ पर ये जब जो ट्रक उठा के नहीं ले गया, पूरा का पूरा ट्रक उठा के नहीं ले गया जब, तब आपको आपके हिसाब से डिप्रिशिएट करके वैल्यू कितना बच रहा है वो निकालना पड़ेगा, और उसके हिसाब से डिप्रिशिएट करके क्या वैल्यू बच रहा है वो निकालना पड़ेगा। अब वो जितना में ले गया वो यहाँ लिखो, और आपका और उसका जो डिफरेंस है वो PL बोल के लिखो। अपने आप बैलेंस शीट बच जाएगा रिमेनिंग ट्रक का, जो आपको और माथा लगाने का दरकार नहीं है। वो रिमेनिंग 2 ट्रक का वैल्यू बचा हुआ है, आप वो लिख दोगे चुपचाप। आपको कोई कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं, बैलेंस शीट ही कर दोगे बस। तो ये आपका कंप्लीट रिपोजिशन, पार्शियल रिपोजिशन का सम। तो हम लोग स्टॉक डेटा मेथड का भी 2 सम किए, ट्रेडिंग अकाउंट का भी कल 1 किए थे, आज 1 किए, और आपका कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल रिपोजिशन का भी कल किए और आज 1 किए। तो आपका ये 2 वीडियो में पूरा हायर परचेज का लगभग 5-6 ईयर पेपर सॉल्व हो गया। यस सर।